हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मल्टीमीडिया चैनल पर। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं, एजुकेशन का पेपर होने वाला है। बीए सेकेंड सेमेस्टर एग्ज़ाम होगा एजुकेशन का, जो कोर्स कोड 104 का है। इसके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में हम देखेंगे। तो जो हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, और इस वीडियो में वही सारे क्वेश्चन डाले गए हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है। और आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधे हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो आइए दोस्तों, आज का हम देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, 1813 अज्ञात पत्र जाना जाता था। आपको बताना है दोस्तों कि 1813 का जो अज्ञात पत्र था वह जाना जाता था प्रयोग तथा वाद विवाद के युग। क्या जाना जाता था? प्रयोग तथा वाद विवाद के रूप में जाना जाता था अज्ञात पत्र। 1813 में प्रयोग तथा वाद विवाद के रूप में जाना जाता था। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, 1813 के विवाद के कारण थे, जो 1813 ईस्वी में विवाद हुए थे वह किस कारण हुए थे आपको बताना है दोस्तों। तो जो 1813 का विवाद हुआ था वह 1813 एक्ट में विषयों की अस्पष्टता। तो वो क्या थी दोस्तों? 1813 एक्ट में विषयों की अस्पष्टता थी, इसकी वजह से वह विवाद हुआ था। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, 1813 स्पष्ट की विशेषताएं थी। 1813 स्पष्ट की विशेषताएं थी, तो वो क्या थी दोस्तों? शैक्षिक नीतियों का निर्माण कंपनी पर निर्भर करता है, अर्थात हमारा ऑप्शन सी सही होगा, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, 1813 में भारतीय मूल के समाज सेवक थे। आपको बताना है कि 1813 में भारतीय मूल के समाज के सेवक कौन थे? वो राजा राम मोहन राय थे। ये पता होगा आपको क्वेश्चन आंसर कि 1813 में जो भारतीय मूल के समाज सेवक थे वो कौन थे? राजा राम मोहन राय थे। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, लॉर्ड मैकाले गवर्नर जनरल की काउंसिल कानून का सलाहकार के रूप में भारत आया था। तो वह लॉर्ड मैकाले गवर्नर जनरल जब काउंसिल का कानून सलाहकार के रूप में कब भारत आया था दोस्तों? तो वह आया था 10 जून 1914 को 34 को, सॉरी 10 जून 1934 को वह भारत आया था दोस्तों। याद रखिएगा क्वेश्चन को। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, 1835 क्यों प्रसिद्ध है? तो आपको बताना है कि 1835 क्यों प्रसिद्ध है दोस्तों। तो मैकाले निस्पंदन सिद्धांत के लिए, मैकाले निस्पंदन सिद्धांत के लिए क्या है? 1835 प्रसिद्ध है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना की थी। द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना की थी, तो किसने की थी दोस्तों? विलियम जोन्स ने। याद रखिएगा दोस्तों, विलियम जोन्स ने द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना की थी, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता कहे जाते हैं। तो भारत में आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता कहे जाते हैं दोस्तों चार्ल्स ग्रांट। कौन? चार्ल्स ग्रांट भारत के में आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता कहे जाते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, पूना संस्कृति कॉलेज की स्थापना की थी। पूना संस्कृति कॉलेज की स्थापना की थी गवर्नर एल्फिलिनसटन ने। कौन की थी दोस्तों? गवर्नर एल्फिलिनसटन ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, निस्पंदन का सिद्धांत दिया था, जो छनाई वाला सिद्धांत था निस्पंदन, वह किसने दिया था दोस्तों? आपको बताना है दोस्तों, मैकाले ने। किसने दिया था दोस्तों? तो वो सिद्धांत मैकाले ने दिया था। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय शिक्षा का अग्रदूत माना जाता था। भारतीय शिक्षा का अग्रदूत माना जाता था किसे दोस्तों? लॉर्ड मैकाले को। किसको माना जाता था? लॉर्ड मैकाले को भारतीय शिक्षा का, तो भारतीय शिक्षा को अग्रदूत माना जाता था लॉर्ड मैकाले को। अगला हमारा कह रहा है, भारतीय शिक्षा का अग्रदूत माना गया था। ये भी क्वेश्चन वही कह रहा है, रिपीट कर रहा है क्वेश्चन। तो भारतीय शिक्षा का अग्रदूत माना गया था किसको दोस्तों? तो लॉर्ड मैकाले को ही माना गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है, मैकाले के वितरण पत्र का भारतीय शिक्षा पर प्रभाव पड़ा। मैकाले के वितरण पत्र का भारतीय शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा दोस्तों? तो आपको बताना है कि इनमें सभी, मतलब यानी ये तीनों प्रभाव पड़े थे। जैसे पाश्चात्य साहित्य तथा विज्ञान की शिक्षा का प्रारंभ पड़ा, ठीक। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य जीवोपार्जन हो गया। छनाई के सिद्धांत को अपनाया गया, अर्थात ये सारे प्रभाव पड़े जब मैकाले वितरण पत्र का भारतीय शिक्षा पर ये सारे प्रभाव पड़े, ठीक है दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, यह भारतीय शिक्षा का महाघोषणा पत्र है, ठीक है। वुडरो घोषणा पत्र के संबंध में यह कहा है, तो किसने कहा है दोस्तों? लेम्स ने कहा है। किसने कहा है दोस्तों? लेम्स ने कहा है, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, वुडरो के घोषणा पत्र में प्रस्तुत सुझाव नहीं थे। वुड के घोषणा पत्र में प्रस्तुत सुझाव नहीं थे, तो वह कौन से सुझाव नहीं थे? कौन से सुझाव नहीं थे सभी दोस्तों? तो वो सभी जो थे वो सुझाव नहीं थे। जैसे प्रत्येक राज्य के एक शिक्षा का विभाग की स्थापना, ये भी सुझाव नहीं था। गरीबों छात्रों को छात्रवृत्ति दिया जाए, यानी कोई भी सुझाव नहीं था जो वुड के घोषणा पत्र में लिखा गया हो। जो वुड के द्वारा घोषणा प्रस्तुत की गई थी उसमें किसी प्रकार का सुझाव नहीं था। तो ये सभी जो सुझाव थे वो नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर द हमारा सही होगा। अक्सर अगला क्वेश्चन है, वुड का घोषणा पत्र आया। आपको बताना है दोस्तों कि जो वुड का घोषणा पत्र आया था वह कब आया था दोस्तों? तो याद रखिएगा कि 1854 में। 1854 में क्या आया था? उसका घोषणा पत्र आया था। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, वुड के घोषणा पत्र के सिफारिशों दो भागों में विभक्त की थी। तो दो भागों में विभक्त की थी।
क और ख दोनों, तो दो भागों में जो विभक्त की थी तो वह कौन कौन थी दोस्तों, आपको बताना है कि वुड के घोषणा पत्र की सिफारिश दो भागों में विभक्त की थी। तो पहला था दोस्तों विवादग्रस्त शैक्षिक समस्याओं का समाधान, ठीक है, विवादग्रस्त शैक्षिक समस्याओं का समाधान, शिक्षा प्रसार संबंधी सुझाव, ठीक है, दोनों ये उनकी क्या थी, विभक्त की थी। जो घोषणा पत्र की सिफारिश थी दो भागों में वो उन्होंने क्या किया था, विभक्त की थी। तो हमारा ऑप्शन नंबर 100 सही हो जाएगा कि क और ख दोनों हमारे क्या हैं, सही हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है वुड के समिति के सदस्यों में सम्मिलित थे। तो वुड के जो समिति सदस्य में कौन कौन सम्मिलित थे, तो आपको इस ऑप्शन में से बताना है। डफ व पेरी, मार्समैन विल्सन और ट्रेवलियन, ये सभी, तो हमारा ये सभी सही हो जाएगा क्योंकि ये तीनों लोग थे जो ऑप्शन में दिए गए हैं वो समिति के सदस्य थे। तो डफ व पेरी और मार्समैन विल्सन और ये ट्रेवलियन, ठीक है दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है वुड की घोषणा में शिक्षा का माध्यम के रूप में स्वीकार किया गया था। तो वुड की घोषणा में शिक्षा का माध्यम के रूप में स्वीकार किया गया था अंग्रेजी भाषा को। किसको स्वीकार किया था, अंग्रेजी भाषा को। याद रखिएगा दोस्तों, शिक्षा नीति 1854 की घोषणा की थी। शिक्षा नीति 1854 की घोषणा की थी तो किसने, चार्ल्स वुड ने ही घोषणा की थी, 1854 की घोषणा की थी शिक्षा नीति। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों सन 1902 में भारत में विश्वविद्यालयों की संख्या थी। तो आपको बताना है कि सन 1902 में भारत में विश्वविद्यालय की कितनी संख्या थी दोस्तों, तो 5 थी। अगला हमारा क्वेश्चन है भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1902 में कितने भाग सदस्य थे। तो आपको बताना है कितने भाग सदस्य थे, तो 2, ठीक है दोस्तों, 2 थे। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों भारतीय शिक्षा आयोग का गठन हुआ था। आपको बताना है दोस्तों कि भारतीय शिक्षा आयोग का गठन हुआ था। तो जो भारतीय शिक्षा आयोग का गठन हुआ था दोस्तों कब हुआ था, 1882 ईस्वी में। कब हुआ था, 1882 ईस्वी में भारतीय शिक्षा आयोग का गठन हुआ था। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों हंटर कमीशन की नियुक्ति के कारण थे। हंटर कमीशन की नियुक्ति के कारण क्या थे दोस्तों, तो हंटर कमीशन नियुक्ति के कारण ये सभी थे कि जैसे जन शिक्षा का अवहेलना, सहायता का अनुदान प्रणाली का दुरुपयोग, शैक्षिक सर्वेक्षण की आवश्यकता, तो ये सभी हमारे क्या होंगे, करेक्ट आंसर होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों भारतीय शिक्षा आयोग के सुझाव में सम्मिलित था। तो जो भारतीय शिक्षा आयोग के सुझाव में सम्मिलित था तो वो कौन कौन सा सुझाव सम्मिलित था भारतीय शिक्षा आयोग में, तो व्यक्तिगत प्रसार संबंधी सुझाव पहला, प्राथमिक शिक्षा संबंधी सुझाव, यही 2 हमारे क्या थे, उसमें सम्मिलित थे। तो हमारा ऑप्शन नंबर 100 सही हो जाएगा। विकल्प क और ख दोनों क्या है, सही है, तो 100 सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों हंटर कमीशन के माध्यमिक शिक्षा के संदर्भ में सुझाव में सम्मिलित था। हंटर कमीशन की माध्यमिक शिक्षा संदर्भ में सुझाव में सम्मिलित था। तो ये सभी मतलब दोस्तों पाठ्यक्रम संबंधी, अध्यापक प्रशिक्षण संबंधी, भाषा संबंधी। आपको बताना है कि हंटर कमीशन की जो माध्यमिक शिक्षा के संदर्भ में जो संदर्भ लिखा गया था उसमें सुझाव में जो क्या क्या सम्मिलित था, तो वो ये जो ऑप्शन में तीनों दिए गए ये तीनों सम्मिलित थे। कौन कौन से, पाठ्यक्रम से संबंधित, भाषा से संबंधित, अध्यापक प्रशिक्षण से संबंधित। तो हमारे ऑप्शन नंबर 10 सही हो जाएगा ये सभी। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों हंटर कमीशन के उच्च शिक्षा के सुझाव में सम्मिलित था। तो हंटर कमीशन के उच्च शिक्षा के सुझाव में सम्मिलित था दोस्तों, तो ये सभी सुझाव सम्मिलित थे, ठीक है, ये सभी सुझाव सम्मिलित थे। जैसे शिक्षा का दायित्व तो सरकार को लेना चाहिए, शिक्षा का जो दायित्व है उसको किसको लेना चाहिए दोस्तों, सरकार को लेना चाहिए। सहायता अनुदान प्रणाली, पाठ्यक्रम में वैकल्पिक विषयों का समावेश, ये सभी सुझाव। तो हमारे ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा कि ये सभी सुझाव होने चाहिए। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों भारतीय शिक्षा आयोग 1882 को गुणों में सम्मिलित था। तो उसके गुणों में क्या क्या सम्मिलित है दोस्तों 1882 के, तो ये सभी। आप देख रहे हैं दोस्तों कि सारे क्वेश्चन में जो ये सभी हैं वो सही हो रहे हैं। तो अगर आपको ऐसा लगे कि क्वेश्चन कंफ्यूज लगे अगर और उसमें ये सभी ऑप्शन दिया हो तो आप निश्चिंत होकर के ये सभी पर टिक करके आएंगे और वो क्वेश्चन सही होगा, ठीक है दोस्तों। अगर आपको नहीं पता रहता है तब पहले क्वेश्चन को पढ़िएगा, अगर नहीं समझ में आता है, अगर उसमें ऑप्शन में ये सभी दिया जाता है तो आप ये सभी पर टिक करके आइए, क्वेश्चन सही रहेगा, ठीक है दोस्तों। भारतीय शिक्षा आयोग 1882 के गुणों के सम्मिलित था। तो कॉलेज की संख्या में वृद्धि, ये भी सही है। सभी वर्गों के जातीय हेतु शिक्षा, ये भी सम्मिलित था। स्थानीय बोर्ड की स्थापना, ये भी सम्मिलित था। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर होगा ये सभी, क्योंकि एनालिसिस किया गया है कि जो ये सभी वाला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन में वही ऑप्शन सही हो रहा है, ठीक है। मैंने जितने सारे वीडियो बनाए हैं और उस क्वेश्चन में देखे हैं तो ये सभी वाला जो ऑप्शन है वो अवश्य सही हो रहा है। तो ये सभी वाला ऑप्शन सही है, 99%, 9.9% गारंटी है। भारतीय शिक्षा का अग्रदूत कहा जाता है। भारतीय शिक्षा का अग्रदूत किसे कहा जाता है दोस्तों, तो हंटर कमीशन को। किसको कहा जाता है, हंटर कमीशन को अग्रदूत कहा जाता है भारतीय शिक्षा का। अगला हमारा क्वेश्चन है भारतीय शिक्षा आयोग के 200 में सम्मिलित हैं। तो ये सभी भारतीय शिक्षा आयोग के 200 में सम्मिलित हैं, ये सभी, ठीक है दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है बंगाल विभाजन की घोषणा हुई। बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई दोस्तों, 20 जुलाई सन 1965 को, 20 जुलाई सन 1965 को। अगला हमारा है सैडलर आयोग का गठन हुआ। सैडलर आयोग का गठन हुआ 1905 ईस्वी में। कब हुआ था, 1905 ईस्वी में। सैडलर आयोग ने राष्ट्रीय शिक्षा के स्वरूप में निर्धारित तत्वों को रखा था। तो सैडलर आयोग ने राष्ट्रीय शिक्षा के स्वरूप में निर्धारित तत्वों को रखा था। कौन कौन से तत्व रखा था दोस्तों, तो स्वदेशी प्रेम, ठीक, पश्चाताप साहित्य एवं विज्ञान का अध्ययन,
व्यवसाय शिक्षा पर बल, ये सभी, तो हमारा ये सभी क्या होंगे, ऑप्शन सही होगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा, गोखले ने प्राथमिक शिक्षा संबंधी विधेयक कब प्रस्तुत किया? आपको बताना है जो गोपाल कृष्ण गोखले थे वह प्राथमिक शिक्षा संबंधी विधेयक कब प्रस्तुत किया? तो 1911 में। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा क्वेश्चन, संविधान के धारा 45 संबंधित है यानी 45 से संबंधित है, तो वो क्या संबंधित है? अनिवार्य निःशुल्क सार्वभौमिक शिक्षा। क्या है? अनिवार्य निःशुल्क सार्वभौमिक शिक्षा से संबंधित है संविधान का धारा 45। अगला हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का कार्यक्षेत्र था, सभी थे, जैसे माध्यमिक, प्राथमिक, उच्च, तो शिक्षा आयोग कार्य क्षेत्र था प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा और सभी, यानी कि ये सभी हमारे थे। 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा योजना के सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? तो राजीव गांधी ने प्रस्तुत किया था, याद रखिएगा दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सैडलर आयोग जाना जाता है, तो सैडलर आयोग जाना जाता है कलकत्ता विश्वविद्यालय के नाम से। कलकत्ता विश्वविद्यालय के नाम से क्या जाना जाता है? सैडलर आयोग जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग का गठन हुआ था, तो कलकत्ता विश्वविद्यालय का गठन हुआ था 1917 में। ठीक है दोस्तों, जॉर्ज परचम भारत कब आया था? तो जॉर्ज परचम भारत कब आया था? 12 दिसंबर 1911 में। ठीक है दोस्तों, भारत कब आया था वो जॉर्ज पंचम? तो 12 दिसंबर 1911 में। अगला हमारा क्वेश्चन है, कलकत्ता विश्वविद्यालय ने किस शिक्षा पर सुझाव दिए? तो माध्यमिक शिक्षा पर सुझाव दिए। अगला हमारा क्वेश्चन है, कलकत्ता विश्वविद्यालय के अनुसार माध्यमिक शिक्षा में मुख्य दोष थे, तो मुख्य दोष कौन कौन थे? तो मैट्रिकुलेशन प्रधानता, अपव्यय की समस्या, उच्च शिक्षा की तैयारी मात्र है, तो ये हमारे सभी क्या थे? मुख्य दोष थे। अगला हमारा क्वेश्चन है, हार्टग समिति के अध्यक्ष थे, तो हार्टग समिति के अध्यक्ष कौन थे सर? तो सर फिलिप हार्टग। कौन थे? सर फिलिप हार्टग, उनके नाम में ही हार्टग है। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, सार्जेंट योजना कब लागू हुई? तो सार्जेंट योजना कब लागू हुई दोस्तों? 1944 ईस्वी में। कब? 1944 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, कलकत्ता हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई, तो कलकत्ता हिंदू कॉलेज की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1817 ईस्वी में। कब हुई थी? 1817 ईस्वी में। अगला हमारा क्वेश्चन है, गोखले के विधेयक का संबंध किससे है? आपको बताना है कि गोखले का जो विधेयक का संबंध है वो किससे है? 1911 में। कब से, मतलब किससे है? 1911 से ही है। अगला हमारा क्वेश्चन है, बेसिक शिक्षा का कौन सा मुख्य सिद्धांत है? जो बेसिक शिक्षा होती है उसका मुख्य सिद्धांत कौन सा है? तो साहित्य शिक्षा। जो बेसिक शिक्षा होती है उसमें साहित्य शिक्षा मुख्य सिद्धांत, याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंदुस्तानी तलीमी संघ की स्थापना हुई थी, हिंदुस्तानी तलीमी संघ की स्थापना हुई थी 1939 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, 1939 ईस्वी में हिंदुस्तानी तलीमी की संघ की स्थापना हुई थी। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, बेसिक शिक्षा योजना जाना जाता है, बेसिक शिक्षा योजना जाना जाता है तो उपरोक्त दोनों नामों से जाना जाता है, जैसे वर्धा शिक्षा योजना के नाम से और बुनियादी शिक्षा योजना के नाम से बेसिक शिक्षा। यानी बेसिक शिक्षा आप समझ ही रहे हैं दोस्तों कि जैसे बेसिक किसी चीज़ का बेस हो, जैसे वर्ध शिक्षा योजना के नाम से, बुनियादी जिसकी बुनियाद होती है, नींव होती है, तो उपरोक्त दोनों हमारे क्या है? सही है। ठीक है, बेसिक शिक्षा योजना जाना जाता है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, बेसिक शिक्षा प्रणाली के प्रवर्तक थे, तो बेसिक शिक्षा प्रणाली के प्रवर्तक कौन थे दोस्तों? डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। याद रखिएगा दोस्तों, बेसिक शिक्षा प्रणाली के जो प्रवर्तक थे वो कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, वर्धा शिक्षा के उद्देश्य में सम्मिलित था, वर्धा शिक्षा के उद्देश्य में सम्मिलित था, तो ये सभी उद्देश्य सम्मिलित थे, जैसे नैतिक एवं चरित्र विकास, आर्थिक विकास का उद्देश्य, नागरिकता का उद्देश्य, तो ये हमारे तीनों क्या थे? उसमें उद्देश्य सम्मिलित थे, तो ये सभी हमारा क्या होगा? सही होगा। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, बेसिक शिक्षा के सिद्धांत में सम्मिलित है, तो बेसिक शिक्षा के सिद्धांत में सम्मिलित है, तो ये सभी क्या है? जन संधारण की शिक्षा, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, हस्तकलाओं का ज्ञान, यानी तीनों हमारे सही है, तो ये सभी हमारा क्या होगा? सही होगा। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर, ये सभी होंगे। बुनियादी शिक्षा का संबंध है, बुनियादी शिक्षा का संबंध है, तो यानी बुनियादी शिक्षा, ये जो शब्द कही है वो किसके द्वारा कहा गया है? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा। याद रखिएगा दोस्तों, बुनियादी शिक्षा का संबंध किस नेता से है? तो महात्मा गांधी जी के। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, बुनियादी शिक्षा की विशेषता है, बुनियादी शिक्षा की विशेषता क्या होती है दोस्तों? तो शिक्षक का प्रधान शिक्षा, ये नहीं होगा। पाठ्यक्रम प्रधान शिक्षा, ये भी नहीं, इनमें से कोई नहीं। ये भी बाल प्रधान शिक्षा होता है। क्या दोस्तों? बाल प्रधान शिक्षा, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था अभी बेसिक शिक्षा के बारे में, तो वहाँ पर देखा था। तो बुनियादी शिक्षा की विशेषता जो होती है किससे होती है? बाल प्रधान शिक्षा से होती है। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, बेसिक शिक्षा के असफलता के कारण थे, तो असफलता के क्या कारण थे दोस्तों उनके? तो भौतिकता का अभाव, आत्मनिर्भरता का अधिक के बल। ठीक है दोस्तों, तो क और ख जो है वो दोनों हमारे सही होंगे। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, जाकिर हुसैन समिति ने वर्धा शिक्षा योजना कब प्रस्तुत की? तो जाकिर हुसैन ने जो वर्धा शिक्षा योजना प्रस्तुत की थी, तो कब की थी दोस्तों ने? तो याद रखिएगा 1938 में। याद रखिएगा दोस्तों, 1938 में ही प्रस्तुत की थी जाकिर हुसैन ने। अगला हमारा क्वेश्चन है, वैदिक काल में उच्च शिक्षा की व्यवस्था थी। वैदिक काल में अब जाएंगे दोस्तों, जैसे प्राचीन काल में वैदिक काल जो है उसमें जाएंगे तो कैसी उनकी शिक्षा व्यवस्था थी? तो ऑप्शन कह रहा है मंदिरों में, जंगलों में, गुरुकुल में, विश्वविद्यालयों में। तो उस समय तो गुरुकुल होते नहीं थे, मंदिरों में पढ़ाए नहीं जाते थे, जंगलों में पढ़ाए नहीं जाते थे, तो उस समय गुरुकुल चलते थे शिक्षाओं के लिए। क्या चलते थे दोस्तों? गुरुकुल। याद रखिएगा दोस्तों, गुरुकुल। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, वैदिक काल में बालक का गुरुकुल में प्रवेश होता है,
मतलब वैदिक काल में जब गुरुकुल में कब बालकों को भेजा जाता था दोस्तों, तो 18 से 12 वर्ष की आयु में भेजा जाता था बालक लोगों को। अब तो इस समय लड़का पैदा हो रहा है, 2-3 साल बस बोलना जान गया, उसको डाल दो स्कूल में, नाम एडमिशन करा दो। तो जब वैदिक काल में बालक गुरुकुल कब प्रवेश होता था, तो 18 से 12 वर्ष में, याद रखिएगा दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, वैदिक काल में ब्राह्मण वर्ग के बालकों का प्रवेश गुरुकुल में होता था। तो वैदिक काल में ब्राह्मण वर्ग के बालकों का प्रवेश गुरुकुल में होता था 8 वर्ष की आयु में। कब होता था दोस्तों, तो 8 वर्ष की आयु में जो ब्राह्मणों के बालकों का प्रवेश होता था 8 वर्ष की आयु में। अगला क्वेश्चन है, प्रजज्जा संस्कार वैदिक काल के किस संस्कार में समानता रखता है। तो जो प्रवज्जा संस्कार है दोस्तों, वैदिक काल के किस संस्कार में समान रखता था, तो उपनयन के। ठीक है दोस्तों, उपनयन के। अगला हमारा क्वेश्चन है, वेदों की भाषा क्या थी। जो वेदों की भाषा थी तो वो क्या थी दोस्तों, तो संस्कृत थी। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, संस्कृत थी। अच्छे क्वेश्चन है और ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है, आप ध्यान से इस वीडियो को देखिए, सारे क्वेश्चन आपको इस वीडियो में ही याद हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा क्वेश्चन है, वैदिक कालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। तो क्या है मुख्य उद्देश्य, आध्यात्मिक उन्नति। ठीक है दोस्तों, आध्यात्मिक उन्नति होता है वैदिक कालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, वैदिक कालीन शिक्षा का मुख्य संस्कार था। तो वैदिक कालीन शिक्षा का मुख्य संस्कार था उपसंपदा। क्या था दोस्तों, उपसंपदा। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, वैदिक कालीन शिक्षा का मुख्य केंद्र था। वैदिक कालीन शिक्षा का मुख्य केंद्र था क्या दोस्तों, तक्षशिला। क्या था दोस्तों, तक्षशिला। अगला हमारा क्वेश्चन है, वैदिक कालीन शिक्षा किस जीवन दर्शन पर आधारित थी। तो वैदिक कालीन शिक्षा किस जीवन दर्शन पर आधारित थी दोस्तों, आदर्शवाद पर। किस पर, आदर्शवाद पर। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, वैदिक कालीन शिक्षा के संबंध में असत्य कथन है। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन असत्य है दोस्तों। तो शिक्षा का उद्देश्य मुख्यतः ज्ञान प्राप्त करना था, ये वैदिक कालीन शिक्षा का संबंध नहीं था। केवल ज्ञान प्राप्त ही नहीं करना था, शिक्षा पर किसी का बाध्य नियंत्रण नहीं था। दूसरा, गुरुकुलों में प्रवेश से पूर्व उपनयन संस्कार होता था। प्रत्येक विद्यार्थी को मेखला धारण करनी पड़ती थी। ठीक है, ये सारे कुछ उसके नियम थे, केवल ज्ञान प्राप्त ही करना शिक्षा का संबंध नहीं था। तो वही आपको इसमें बताना है कि जो वैदिक कालीन शिक्षा थे उसका संबंध में कौन सा असत्य कथन है। तो असत्य कथन हमारा अ होगा, क्योंकि शिक्षा का मुख्यतः उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना ही नहीं था। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, पराविद्या के अंतर्गत कौन सा विषय नहीं पढ़ाया जाता है। पराविद्या के अंतर्गत कौन सा विषय नहीं पढ़ाया जाता है दोस्तों, तो वो है वाणिज्य। वाणिज्य जो होता है वही नहीं पढ़ाया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, वैदिक कालीन शिक्षा की विशेषता है। तो वैदिक कालीन शिक्षा की जो विशेषता है वो क्या है, शिक्षा सत्र श्रवण मास की पूर्णिमा को प्रारंभ होता था। क्या, शिक्षा सत्र श्रवण मास की पूर्णिमा को प्रारंभ होता था। जैसे हम लोगों का इस समय का नया सत्र क्या है, अप्रैल है, तो वैसे ही उस समय के जो वैदिक कालीन शिक्षाएं थी, उस समय की जो शिक्षा का नया सत्र होता था वो कब होता था, तो श्रवण मास की पूर्णिमा के प्रारंभ होता था। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, वैदिक काल में रुद्र कहलाते थे। तो वैदिक काल में रुद्र क्या कहलाते थे, 36 वर्ष तक शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थी को क्या कहते थे, रुद्र। याद रखिएगा दोस्तों, जो 36 वर्ष तक शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थी क्या कहलाते थे, रुद्र कहलाते थे। याद रखिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, बौद्ध शिक्षा प्रदान की जाती थी। बौद्ध शिक्षा प्रदान की जाती थी बौद्ध संगठनों या मठों से, बौद्ध विहारों में, संधाराम में, उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर होगा, उपयुक्त सभी में। अगला हमारा क्वेश्चन है, बौद्ध शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था। तो जो बौद्ध शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था, निर्वाण की प्राप्ति। क्या, निर्वाण की प्राप्ति। बौद्ध काल में शिक्षा के स्तर थे। तो बौद्ध काल में शिक्षा के क्या स्तर थे, प्राथमिक एवं उच्च स्तर था। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, तो बौद्ध काल में महोपाध्याय किसे पढ़ाते थे। तो महोपाध्याय किसे पढ़ाते थे दोस्तों, सामनेर को। किसको पढ़ाते थे, सामनेर को। बौद्ध शिक्षा की भाषा का माध्यम था पाली। पाली जो हमारे अब जैसे ग्रेजुएशन हम जब करेंगे तो उसमें सब्जेक्ट आता है पाली, पढ़ाया जाता है कि आखिर में मतलब पाली क्या होता है। जैसे कई भाषाएं पढ़ाई जाती हैं, उर्दू फारसी पढ़ाया जाता है ना, तो वैसे ही पाली भी होता था। तो बौद्ध शिक्षा की भाषा का माध्यम था पाली। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, भिक्षु कहाँ निवास करते थे। तो भिक्षु कहाँ निवास करते थे दोस्तों, संघों में निवास करते थे। अगला हमारा क्वेश्चन है, वैदिक काल में चिकित्सा विज्ञान का शिक्षा का मुख्य केंद्र था। तो मुख्य केंद्र क्या था दोस्तों, तक्षशिला। तक्षशिला उनका क्या था, मुख्य केंद्र था। कौन सा गुण बौद्धकालीन नहीं है। तो कौन सा गुण बौद्धकालीन नहीं है, मठों पर केंद्रीय बौद्ध संघ का नियंत्रण, यही उनका क्या है, बौद्धकालीन नहीं है। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, बौद्ध धर्म में समस्त दुखों से मुक्ति की अवस्था कहा जाता है, निर्वाण। बौद्ध धर्म में समस्त दुखों से मुक्ति की अवस्था कहा जाता है, निर्वाण को ही समस्त दुखों की मुक्ति कहा जाता है, वही अवस्था क्या है, मुक्ति अवस्था है। अगला हमारा दोस्तों क्वेश्चन है, बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र यानी कि बौद्ध की जो शिक्षाएं होती थी उसका मुख्य प्रमुख केंद्र कौन था, कहाँ था वो, पाटलिपुत्र। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, पाटलिपुत्र। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों कि विषमल्लाहाल क्या है। विषमल्लाहाल क्या है दोस्तों, शिक्षा प्रारंभ करने का रस्म है। ठीक है दोस्तों, विषमल्लाहाल क्या है, शिक्षा प्रारंभ करने का रस्म है। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, विषमल्लाहाल खानी
रस्म किस आयु पर होती थी? जो विषम लाल खानी रस्म होती थी वह किस आयु पर होती थी दोस्तों? तो 4 वर्ष 4 माह 4 दिन में, ठीक है, 4 वर्ष 4 माह 4 दिन में आयु पर होती थी, ठीक है। जब 4 वर्ष और 4 महीने 4 दिन में हो जाते थे तो विषम लाल खानी एक रस्म होती थी, वही होती थी। अगला हमारा क्वेश्चन है, मदरसों में शिक्षा का माध्यम था, मदरसों में शिक्षा का माध्यम था फारसी में, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम काल में उच्च शिक्षण स्थान थे, तो मुस्लिम काल में उच्च शिक्षण स्थान थे मदरसा, क्या थे? मदरसा थे उच्च शिक्षण स्थान। अगला हमारा क्वेश्चन है, मुस्लिम काल में तर्कशास्त्र एवं दर्शन की उपाधि थी फाजिल, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, मुस्लिम काल में धर्मशास्त्र के छात्र को कौन सा उपाधि प्रदान की जाती थी? जो धर्मशास्त्र के छात्र होते थे उनको कौन सी उपाधि प्राप्त होती थी? तो आलिम की उपाधि प्राप्त होती थी। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, मुस्लिम काल में छात्रों को साहित्य की उपाधि किस रूप में दी जाती थी? तो काबिल के रूप में दी जाती थी साहित्य की उपाधि दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, मुस्लिम कालीन शिक्षा का उद्देश्य था, तो मुस्लिम कालीन शिक्षा का उद्देश्य था इस्लाम धर्म का प्रचार, क्या था दोस्तों? इस्लाम धर्म का प्रचार था मुस्लिम कालीन शिक्षा का उद्देश्य। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, मुस्लिम कालीन की भाषा थी, तो मुस्लिम कालीन की जो भाषा थी वो कैसी थी दोस्तों? तो अरबी एवं फारसी। जैसे मुस्लिम कालीन लोगों की भाषा क्या थी? अरबी और फारसी थी, याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, मदरसा का संबंध था, तो मदरसा का किससे संबंध था दोस्तों? उच्च शिक्षा से, याद रखिएगा, मदरसा का संबंध किससे था? तो उच्च शिक्षा से, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंतर विश्वविद्यालय परिषद का गठन किया गया था, तो अंतर विश्वविद्यालय परिषद का गठन हुआ था 1925 ईस्वी में। कब हुआ था दोस्तों? 1925 ईस्वी में। अगला हमारा क्वेश्चन है, अंतर विश्वविद्यालय परिषद को वर्तमान में जाना जाता है, तो अंतर विश्वविद्यालय परिषद को वर्तमान में जाना जाता है दोस्तों, तो किसे? भारतीय विश्वविद्यालय संघ, ठीक है दोस्तों, भारतीय विश्वविद्यालय संघ, ठीक है दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, सेवरात शिक्षकों के प्रशिक्षण का दायित्व होता है, ठीक है, सेवरात जो होता है शिक्षकों के प्रशिक्षण का दायित्व होता है तो वह उच्च शिक्षा आयोग पर, कब? उच्च शिक्षा आयोग पर। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, पंचमुखी कार्यक्रम का सुझाव दिया था, तो पंचमुखी कार्यक्रम का सुझाव किसने दिया था दोस्तों? कोठारी आयोग ने। किसने दिया था दोस्तों? कोठारी आयोग ने दिया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति कार्य योजना के सूत्रों में सम्मिलित था, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति कार्य योजना के सूत्रों में सम्मिलित था दोस्तों, तो शैक्षिक पाठ्यक्रम में प्रक्रियाओं के नवीनकरण सहित, ठीक है, उपरोक्त सभी, ठीक है। अगला ये हमारा दो जो है ऑप्शन यही सही होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य है, नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य है, तो 2020 का उद्देश्य क्या है दोस्तों? 2030 तक सकलन नामांकन अनुपात 100 तक पहुंचाना, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा कि 2030 तक सकलन नामांकन अनुपात को 100 तक पहुंचाना, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम परिवर्तित करके रखा गया, जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम परिवर्तित करके क्या रखा गया दोस्तों? शिक्षा मंत्रालय, ठीक है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय को शिक्षा मंत्रालय, याद रखिएगा दोस्तों क्वेश्चन को। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत वर्ग 5 तक शिक्षा का माध्यम रखा, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मातृभाषा अस्थायी भाषा, ठीक है, जो 2020 के तहत वर्ग 5 तक शिक्षा का माध्यम रखा, मातृभाषा स्थानीय भाषा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, भारतीय उच्च शिक्षा परिषद नामक एकल नियामक की परिकल्पना की गई, तो परिकल्पना कब की गई थी दोस्तों? नई शिक्षा नीति 2020 में, नई शिक्षा नीति 2020 में। नई शिक्षा नीति 2020 को समावेशी नाम दिया है, तो नई शिक्षा नीति 2020 समावेशी का नाम दिया है, तो वो है प्रोफेसर एम जगदीश कुमार। कौन? प्रोफेसर एम जगदीश कुमार। अगला हमारा क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति 2020 के अध्यक्ष हैं, याद रखिएगा दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं लास्ट में। नई शिक्षा नीति 2020 के अध्यक्ष हैं तो कौन है दोस्तों? के कस्तूरी रंगन जी हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा हुई है, तो नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा कब हुई है दोस्तों? 29 जुलाई 2020 को, 29 जुलाई 2020 को नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा हुई है। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, नई शिक्षा नीति 2020 में कौन सी शिक्षा को छोड़कर एक नियाक बनाने पर विचार किया गया है? तो एक नियाक बनाने पर विचार किया गया है कानून एवं चिकित्सा, याद रखिएगा, कानून एवं चिकित्सा पर विचार किया गया है। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, नई शिक्षा नीति 2020 में पाठ्यक्रम के अंतर्गत विषयों के सामाजिक विज्ञान के अध्ययन हेतु बनाने पर विचार किया गया है, तो वह है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, याद रखिएगा दोस्तों, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। अगला हमारा क्वेश्चन है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा की संरचना प्रस्तुत की गई है, तो वो किस रूप में? 5+3+3+4, याद रखिएगा दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे लास्ट में, तो ये हमारे थे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, और आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमारे एजुकेशन कोर्स कोड 104
के परीक्षा के दृष्टिकोण से। और इसका जो अगला पार्ट 105 है, एजुकेशन 105 कोर्स कोड, वो भी हम वीडियो बनाकर चैनल पर डाल देंगे। तो इसी तरह हमारे चैनल पर बने रहिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर कीजिए ताकि वो भी लोग इस वीडियो का लाभ उठा सकें, और चैनल को सब्सक्राइब करें और सेशन को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।